हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मेधा रीडिफाइंड की तरफ से शिवार्थ, आपका शिवार्थ सर लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 5 वीडियो। होपफुली अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 to 4 देख लिया होगा, और जो हमारी कोशिश थी शुरू से कि आपको चैप्टर वाइज वीडियोस बनाने के बजाय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पूरी क्लास 12 की है उसकी कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज आपके लिए लेकर आए, वो आपको काफी यूजफुल, आपके एग्जाम के लिहाज से काफी मददगार साबित हो रही हुई। जहां पार्ट 1 में हम लोग ने किसकी बात की, फिजिकल प्रॉपर्टीज एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर की। पार्ट 2 में हम लोग ने बात की है नेम रिएक्शंस और उससे एसोसिएटेड जितने रीजनिंग बेस्ड सवाल बन सकते थे, यहां क्यों ऐसा करते हैं, क्यों नहीं ऐसा करते हैं। पार्ट 3 में हम लोग ने बात की डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट्स की। पार्ट 4 में, और जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस है सीरीज का, कन्वर्जेंस की बात की। रिडॉक्स चार्ट से लेकर स्टेप अप कैसे करना है, स्टेप डाउन कैसे करना है, NH2 को OH कैसे बनाना है, जितने पॉसिबल सिनेरियोस थे वो सारे कवर किए। और इन सारे वीडियोस में न सिर्फ हमने लॉजिक की बात की, न थियरी पढ़ा, सिर्फ हम लोग ने ढेर सारे एनसीईआरटी और उससे बाहर के ढेर सारे प्रोबेबल सवाल किए। और जैसा कि मैंने कहा था आपसे, हर वीडियो में मैं आपके लिए श्योर शॉट 5 to 7 मार्क्स की गारंटी करता हुआ जाऊंगा। और इसलिए आज से अभी तक हम लोग ने 20 से 25 मार्क्स अपने जेब में डाल लिए हैं। और बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 5, जहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस। एंड दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल दीज सीरीज। इसमें 5 नहीं 110% आप लिख कर रख लीजिए, 7 मार्क्स आप यहां से लेकर जाएंगे। तो शुरू करें, करते हैं शुरू। मजा आने वाला है इसमें। और दूसरी चीज ये ध्यान रखिएगा, पेन कॉपी लेकर बैठिएगा, सिर्फ सुनिएगा मत, सुनिएगा यहीं पर याद करिएगा और फिर नोट डाउन करिएगा। बाद में कुछ याद नहीं करना है, बाद में कुछ नहीं करना है, सब कुछ अभी राइट हियर राइट नाउ करना है। बात के लिए कुछ मत छोड़ना। अभी रिवीजन कर रहे हो, अभी समझ रहे हो, अभी पढ़ रहे हो, ठीक है। मेक द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ योर टाइम, इट्स हाई टाइम। और गाड़ी को डालते हैं कौन से गियर में, सीधे 6th गियर में, और तेज रफ्तार से आगे बढ़ते हैं बच्चों। हम लोग शुरू करने वाले कहां से हैं, रिएक्शंस ऑफ एनिलीन एंड फिनॉल। फिनॉल और एनिलीन बताने की जरूरत है क्या, नहीं सर। फिनॉल क्या होता है, फिनॉल इज बेंजीन रिंग पर क्या लगा हो, OH लगा हो। बेंजीन रिंग पर क्या लगा हो, OH ग्रुप लगा हो। मैं इनका रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और एनिलीन में बेंजीन रिंग पर क्या लगा हो, NH2 लगा हो। ये दोनों ही ग्रुप कैसे हैं, ये दोनों ही ग्रुप कैसे हैं बच्चों, ये आपका फिनॉल है। इतना अगर बताना पड़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी, इतना आप लोगों को पता होगा। ये फिनॉल है आपका, ये एनिलीन है, दोनों ही OH2 एंड NH2। ये जो दोनों ही ग्रुप हैं, ये दोनों ही ग्रुप कैसे हैं, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, आर वेरी स्ट्रॉन्ग EDG, सॉरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, EDG। EDG का माने क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ये रिंग को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। ये आपको पता होगा, ये ऐसे हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है, और यहां क्या हो जाता है, माइनस का चार्ज आ जाता है रिंग के ऊपर। और किन पोजीशंस पे आता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे। किन पोजीशंस पे आता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे। यहां नेगेटिव आ गया और ऐसे ही चलता जाएगा, ये आपको पता है। सेम चीज क्या होती है, NH2 में होती है। ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे देता है रिंग को, ऐसा, ये पेयर इधर चला जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा, डबल बॉन्ड NH2 प्लस। दोनों कैसे हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, हेंस है हाईली एक्टिवेटिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक। ये सिंबल आप लोग को पता लग गया होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। और ऑब्वियसली एक्टिवेटिंग है, यानी कौन से डायरेक्टिंग है, ये OP डायरेक्टिंग है। दोनों कैसे ग्रुप्स है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ऑर्थो पैरा मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, पता है सर। अभी तक अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। EDG का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब क्या। ऑर्थो माने 1 से 2, ये 1 हो गया, 1 2, या 1 2, या 2 पे लेके आएंगे जहां जहां माइनस का चार्ज आएगा, या वहां पर इनकम्बेंट इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवाएंगे, ठीक है। आगे बढ़े, पहला रिएक्शन जिसकी हम बात करने, दोनों कंपेयर करके करेंगे, क्योंकि दोनों के रिएक्शंस एनसीईआरटी में एक एक पन्ने में जो दिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। छोड़िएगा मत, यहां से उठाकर 5 मार्क्स या 3 मार्क्स पक्का पक्का आएगा। तो प्लीज बहुत सावधानी से सुनिएगा, और बहुत सावधानी से, जिसने एनसीईआरटी से नहीं पढ़ा एनसीईआरटी से भी पढ़ लीजिएगा अगर पॉसिबल हो आपके लिए,
वरना इन वीडियोस को तो बहुत ध्यान से देख लीजिए, वाला पार्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला रिएक्शन जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं दैट इज ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन के लिए आमतौर पर रिएजेंट क्या डालते थे? ब्रोमिनेशन के लिए क्या रिएजेंट डालते थे? Br2 या Br2 प्लस एक लुईस एसिड लेते थे, याद होगा आपको, अनहाइड्रस AlCl3। मैंने बेंजीन के रिएक्शंस में कई बार आपको बताया है, या FeCl3 या FeBr3। लेकिन फिनॉल का जब ब्रोमिनेशन करेंगे, ये हम किसका ब्रोमिनेशन कर रहे हैं? फिनॉल का। अगर इसमें देखिए दो सिनेरियो है, इसमें दो सिनेरियो है, ध्यान दीजिएगा दोनों। अभी हम किसके बारे में बात करें? ब्रोमिनेशन इन फिनॉल। दो सिनेरियो है, बहुत ध्यान देना बच्चों, बहुत ज्यादा ध्यान देना। अगर आपको मोनोब्रोमिनेशन कराना है, क्या कराना है? मोनोब्रोमिनेशन, मतलब एक ही Br लेके आना है। मोनो का माने एक ही Br लेके आना है, तो इसमें डालोगे Br2 इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। पानी नहीं होना चाहिए, कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CS2, कार्बन डाइसल्फाइड। अगर मोनोब्रोमिनेशन कराना है तो आप ये डालोगे, और यहां से क्या मिल जाएगा हमको? ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल। ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल। और पैरा वाला मेजर हो जाएगा। दिस इज व्हाट? ऑर्थोब्रोमोफिनॉल एंड दिस इज पैराब्रोमोफिनॉल। और ये वाला आपका मेजर हो जाएगा यहां पर। बात समझ रहे हैं? पक्का? मोनोब्रोमिनेशन कराना हो तो क्या है, हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? नॉन पोलर। इस शब्द पे ध्यान देना, नॉन पोलर सॉल्वेंट की। लेकिन अगर यहीं पर आपने डाल दिया ब्रोमीन वाटर, Br2 इन H2O, इसको लिखते हैं क्या? ब्रोमीन वाटर। अगर ब्रोमीन वाटर डाल दिया तो क्या हो जाएगा? यहां पर ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्राई सब्स्टिट्यूशन, ट्राई ब्रोमिनेशन। तीन जगहों पर एक साथ आ जाएगा ब्रोमीन, ऐसा कुछ हो जाएगा। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बन जाएगा। ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। इसे मेमोराइज भी करना है, याद भी करना है, सब कुछ करना है। क्या हो जाएगा? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। क्यों ऐसा हो रहा है ट्राई सब्स्टिट्यूशन? ड्यू टू, क्यों हो रहा है ये सब? ड्यू टू हाईली एक्टिवेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ OH ग्रुप। ड्यू टू हाईली एक्टिवेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ OH ग्रुप। अभी हम फिनॉल की बात कर रहे हैं। ऐसा होता है, ट्राई हो जा रहा है। और यहां पर यही बात है, ड्यू टू हाईली एक्टिवेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ OH ग्रुप, लुईस एसिड इज नॉट रिक्वायर्ड। लुईस एसिड इज नॉट रिक्वायर्ड, ये अपने आप रिएक्ट कर लेता है। हमें एडिशनल लुईस एसिड क्या था भैया? लुईस एसिड था हमारा अनहाइड्रस AlCl3। इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। लॉजिक का सवाल, क्यों एनहाइड्रस AlCl3 की जरूरत नहीं पड़ती है? क्यों? क्योंकि ड्यू टू हाईली एक्टिवेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ OH ग्रुप, लुईस एसिड इज नॉट रिक्वायर्ड। और अगर पोलर सॉल्वेंट ले लिया तो इतना एक्टिवेटिंग होता है ये कि एक साथ क्या करा देगा? ये ट्राई सब्स्टिट्यूशन करा देगा। ये एक रिएक्शन, ये एक डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये क्या होता है? व्हाइट PPT का व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है। लैब में आप कर सकते हो ये रिएक्शन। ब्रोमीन वाटर में, फिनॉल में आप ब्रोमीन वाटर डालोगे तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का एक व्हाइट PPT मिल जाएगा। मोनोब्रोमिनेशन कराना है तो नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CS2 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बात समझ में आई? पक्का? श्योर? चले आगे। की जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉट रिक्वायर्ड। ये जो है यहां पर क्या है? नॉट रिक्वायर्ड। ये यहां पर क्या है? नॉट रिक्वायर्ड, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉज करके नोट कर लें, अभी याद कर लें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चले, ठीक है। अब अगर यही चर्चा हम लोग किस में बात कर, सॉरी, अगर यही चर्चा हम लोग क्या करें? ब्रोमिनेशन इन एनिलीन करें। क्या करें हम? ब्रोमिनेशन इन एनिलीन। वहां पर भी कर सकता था, लेकिन ठीक। अगर यही चर्चा हम करें, ब्रोमिनेशन इन एनिलीन। एनिलीन में क्या होता है? बेंजीन रिंग पर NH2 है। अगर इसमें ब्रोमीन वाटर डाल दोगे, इसमें डाल दिया आपने Br2 इन H2O,
या ब्रोमीन वाटर, यहां पर भी क्या हो जाएगा, सेम कारण से यहां पर भी क्या हो जाएगा, ट्राई सब्स्टिट्यूशन या ट्राई ब्रोमिनेशन। क्या हो जाएगा, ट्राई ब्रोमिनेशन। एक साथ तीनों जगहों पर Br आ जाएगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन जाएगा, ये हो जाएगा। एक साथ तीनों जगहों पर Br आ जाएगा और क्या बन जाएगा, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। व्हाइट पीपीटी। इसका भी कारण क्या है, इसका भी कारण क्या है, due to highly activating influence of NH2 group it leads to tri-substitution in polar solvent। इसका भी कारण क्या है, due to highly activating influence of highly electron donating nature of NH2 group tribromination takes place। Tribromination takes place in polar solvent। एक एक बात नोट करनी है, कुछ भी छोड़ नहीं सकते। ट्राइब्रोमिनेशन टेक्स प्लेस इन पोलर सॉल्वेंट। अभी तक राइटिंग आप समझने लग गए होंगे, ये पोलर लिखा हुआ है, थोड़ा रफ्तार तेज रख रहा हूं इसलिए राइटिंग बीच बीच में गड़बड़ हो जाए तो माफ करिएगा। ड्यू टू हाईली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ऑफ NH2 ग्रुप ट्राइब्रोमिनेशन टेक्स प्लेस इन पोलर सॉल्वेंट। इसके बजाय मैं एक्टिवेटिंग भी लिख सकता था, इसके बजाय एक्टिवेटिंग भी लिखता तो चलती बात। बात समझे, एकदम फिनॉल की तरह हो रहा है। फिनॉल में या एनिलीन किसी भी ब्रोमीन वाटर डालोगे तो 2,4,6 पोजीशन पर Br आ जाएगा, ठीक। वहां मोनोब्रोमिनेशन कराना तो क्या करना था, नॉन पोलर सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते। यहां मोनोब्रोमिनेशन के लिए क्या करेंगे वो देखते हैं आगे। चलो आगे, चलो सर क्या लिखा है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फॉर मोनोब्रोमिनेशन एक्टिवेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ NH2 ग्रुप, एक्टिवेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ NH2 ग्रुप हैज टू बी कंट्रोल्ड, is controlled by acetylation। एसिटाइल कौन सा ग्रुप था बच्चों, एसिटाइल क्या था, एसिटाइल वाज CH3CO। तो पहला काम हमें करना पड़ेगा, मोनोब्रोमिनेशन करना है। अगर हमें यहां क्या बनाना है, हमें बनाना है पैराब्रोमोएनिलीन। क्या बनाना है हमें, ये बनाना है। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, मैंने कन्वर्जन वाले में भी कराया था। पैराब्रोमोएनिलीन बनाना है हमें एनिलीन से। कहां से शुरू करके, एनिलीन से शुरू करके हमें पैराब्रोमोएनिलीन तक जाना है, ठीक। पहला काम क्या करेंगे इसमें आप डालोगे CH3, Cl भी डाल सकते हो पिरिडीन के प्रेजेंस में, या इसके बजाय आप एक और चीज लिख सकते हो, और इसके बजाय आप ये भी डाल सकते हो CH3 C डबल बॉन्ड O, एसिटिक अनहाइड्राइड भी डाल सकते हो। ये क्या है आपका, तो पता होगा आपको अभी तक, एसिटाइल क्लोराइड है ये आपका CH3COCl। ये क्या है, सॉरी ये क्या है, एसिटिक अनहाइड्राइड। पिरिडीन के प्रेजेंस में करेंगे अनहाइड्राइड, ठीक। कुछ भी डालो, इन दोनों का कारण क्या बन जाएगा यहां पर, ये बन जाएगा NH, एक HCl निकल जाएगा, COCH3 आ जाएगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या बन जाएगा, COCH। ये स्टेप इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप सीख गए तो बाकी सारा काम हो गया, ये स्टेप सीख गए तो बाकी सारा काम हो गया, कुछ भी और नहीं करना है। यही स्टेप इसमें की स्टेप था। इसके बाद क्या होगा, इसमें फिर डाल देंगे Br2 इन CH3COOH। याद करना पड़ेगा, मैंने भी याद किया है, मैकेनिज्म नहीं है आपके कोर्स में, याद करना है। ये इसके एक्टिवेटिंग इन्फ्लुएंस को कैसे कंट्रोल कर लेता है, इसके बारे में बात करते हैं। NHCOCH3 और यहां पैरा पे Br आ जाएगा। अब ये जो है यहां मोनोब्रोमिनेशन होगा, यहां क्या होगा, मोनोब्रोमिनेशन, यहां मोनोब्रोमिनेशन होगा, मोनोब्रोमिनेशन होगा। फिर यहां से यहां तक जब जाना है, कुछ मत करो, क्या डाल दो, कुछ मत करो, क्या डाल दो, H प्लस डाल दो, H प्लस या OH माइनस एक्वस भी लिखा हो सकता है, दोनों में से कुछ भी लिखा हो चलेगा, और सीधे ये बन जाएगा पैराब्रोमोएनिलीन। इसमें की स्टेप क्या है, की स्टेप बच्चों सबसे की स्टेप क्या है, ये वाला है।
ये याद रखना सबसे सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी नाइट्रेशन करेंगे तब भी इसकी जरूरत पड़ेगी, तो ध्यान रखना फॉर मोनोब्रोमिनेशन NH2 इज कंट्रोल्ड बाय एसिटाइलेशन, ये ग्रुप ले आते हैं। ये जो ग्रुप है NHCOCH3, ये लेस एक्टिवेटिंग इन नेचर है। क्यों है लेस एक्टिवेटिंग? अच्छा, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम भी कभी पूछ लेते हैं। ये एक एसिटामाइड है, इसका नाम हो जाएगा एन फिनाइल इथेनमाइड, ये IUPAC नेम है, एन फिनाइल इथेनमाइड। कॉमन नेम होता है इसका, कॉमन नेम होता है एसिटा एनिलाइड, सीआरटी में है एसिटा एनिलाइड, एन फिनाइल इथेनमाइड। मेन चेन ये हो जाएगी, एन पे फिनाइल लगा हुआ है, एन फिनाइल इथेनमाइड, एन फिनाइल एसिटामाइड भी बोल सकते हैं। कॉमन नेम होता है एसिटा एनिलाइड। ये क्यों लेस एक्टिवेटिंग है? इसका क्यों एक्टिवेटिंग इन्फ्लुएंस कंट्रोल हो गया है? क्यों ये लेस एक्टिवेटिंग है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप एज शोन। इसको रेजोनेंस से भी दिखा सकते हैं, कैसे? NH C डबल बॉन्ड O CH3 है, क्लमजी हो गया क्या? क्लमजी कर दिया मैंने। इसमें रेजोनेंस ऐसा हो जाएगा, ये लोन पेयर यहां आ जाएगा और ये पेयर यहां चला जाएगा, तो कैसा हो जाएगा? ये NH पे प्लस का चार्ज आ जाएगा, NH पे प्लस का चार्ज आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, सॉरी C सिंगल बॉन्ड O माइनस हो जाएगा यहां CH3। दिख रहा है आपको साफ साफ? ये बीच का जो एरो है मैं किसी और रंग से बना, एरो बनाया, ये रेजोनेंस वाला जो साइन है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां चला गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर कहां चला गया? यहां चला गया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर जो डबल बॉन्ड वाला है यहां आ गया। इसने इलेक्ट्रॉन इससे खींच लिया, एन पे जब प्लस का चार्ज आ जाएगा तो इसका एक्टिवेटिंग इंफ्लुएंस कम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लिखा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ऑफ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सही लिखा था मैंने यहां। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ COCH3 ग्रुप एज शोन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ये ग्रुप लेस एक्टिवेटिंग क्यों होता है एज कंपेयर टू NH2? एक बार मैं और भी लिख देता हूं ऊपर, थोड़ा बड़े बड़े में कर देता हूं, पहले इतनी बात आप नोट कर लें। मोनोब्रोमिनेशन के लिए क्या करेंगे? पहला स्टेप है एसिटाइलेशन, जिसके लिए डालोगे आप एसिटाइल क्लोराइड, ये एसिटिक हाइड्राइड, जिससे हो जाएगा ये वाला H, इसको समझ रहे हो ना? H और Cl निकल जाएगा, COCH3 ग्रुप आ जाएगा रिंग NH के ऊपर, और फिर इसके बाद Br2 इन CH3COH करोगे, पैरा पोजीशन पे Br आ जाएगा, और उसके बाद H प्लस एक्वस या OH माइनस एक्वस डाल दोगे तो पैरा ब्रोमोएलिन बन जाएगा। मोनोब्रोमिनेशन के लिए एक्टिवेटिंग इन्फ्लुएंस कंट्रोल करते हैं एसिटाइलेशन, और इसके लिए क्या डालते हैं? एसिटाइल क्लोराइड। बात समझ में आई? पक्का? श्योर? आगे बढ़ो, ये वाली बात दोबारा डिस्कस कर लेता हूं थोड़ा। जो NH2 ग्रुप है, ये जो NH2 ग्रुप है, ये हाईली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। क्या है? हाईली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, देयरफॉर हाईली एक्टिवेटेड। लेकिन इसी की अपेक्षा जो ये वाला ग्रुप है, इस पे देखिए लोन पेयर फ्री नहीं है, यहां पर क्या होगा? ये हो जाएगा रेजोनेंस ऐसा, और ये कैसा बन जाएगा? ये कैसा बन जाएगा? N पर प्लस का चार्ज आ जाएगा, यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा,
सी सिंगल बॉन्ड O माइनस H3, वहां डबल बॉन्ड नहीं लगाया है, मैंने डबल बॉन्ड शायद नहीं लगाया है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड होगा ना यहाँ, NH डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड O माइनस। दोबारा इसे कर रहा हूं, यहां पर ध्यान से देखिए, ऐसा हो जाएगा देखिए, एन के कितने बॉन्ड बन गए, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बन गए ना, एक तो रिंग से जुड़ा होगा ना, 4 बॉन्ड बन गए, तो ये अब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला हो जाएगा, एज शोन, क्या लिखा था वहां पर, एज शोन Q2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ऑफ सी डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड वाला ग्रुप है, एक्टिवेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ NH2 ग्रुप इज कंट्रोल्ड, एक्टिवेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ NH2 group is controlled या is reduced। बात समझ में आई? अब यहां तक पहुंचे कैसे, यहां से आप जाते कैसे हैं, एनिलीन में ये जो NH2 है, जब इसमें आपने डाला CH3COCl, इसका Cl एक, ये वाला Cl और ये वाला H, ये क्या होंगे, निकल जाएंगे, क्या हो जाएगा यहां, इसीलिए पिरिडीन डालते हैं यहां पर, क्या डालते हैं, पिरिडीन के प्रेजेंस, एक बेस होता है, पिरिडीन क्या है, बेस है ना, तो यहां पर ये माइनस HCl हो जाएगा, ये HCl निकल जाएगा, और ये वाला चीज जो है, ये जो चीज है, ये यहां से यहां पर जुड़ जाएगी, ये और ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्या बन जाएगा यहां से, क्या बन जाएगा यहां से, बेंजीन रिंग पर NH सिंगल बॉन्ड COH3, ये जो ग्रुप है इसका एक्टिवेटिंग इन्फ्लुएंस काफी कम हो जाता है। इसका नाम मैंने क्या बताया, इसमें मैंने कहा आपकी मेन चेन ये हो जाएगी, अगर सॉरी, ये आपकी मेन चेन हो जाएगी, अगर कुछ नहीं होता तो इथेनामाइड बोलते, एन पे कुछ आ गया है, इसका नाम क्या लिख देंगे, एन फिनाइल इथेनामाइड, क्या लिख देंगे इसका नाम, एन फिनाइल, IUPAC ने इथेनामाइड, कॉमन नेम क्या होता है इसका, एसिटा एनिलाइड, ACETA एनिलाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं बहुत स्ट्रेस दे रहा हूं, ये समझना भी जरूरी है और लॉजिक भी लगाना जरूरी है, ठीक, बात समझे, पक्का, श्योर, चलो आगे, चलो सर, क्या ये फिनॉल में नहीं कर सकते सर, कर सकते हैं, फिनॉल में भी कर सकते हैं, OH ग्रुप का एक्टिवेटिंग इन्फ्लुएंस कैन ऑल्सो बी reduced, कैन ऑल्सो बी कंट्रोल्ड, ये एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली दिया नहीं हुआ, लेकिन बता दे रहा हूं बाय एसिटाइलेशन, OH में भी कर सकते हैं, जैसे फिनॉल है, इसमें आप डाल दो यही CH3COCl, पिरिडीन में डाल दो यही, कुछ मत करो, वही सब कर दो, फिर से यही हो जाएगा, ये जो है, ये पूरा जो है निकल जाएगा माइनस HCl के तौर पर, और क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा, ये O C डबल बॉन्ड O CH, फिनाइल एसिटेट, क्या नाम हो जाएगा इसका, फिनाइल एसिटेट। अब इसका अगर ब्रोमिनेशन करोगे, यहां पर देखो ये वाला जो ग्रुप है ना, ये वो उसी तरह का है, O C डबल बॉन्ड O CH3, अब इसे यहां लोन पेयर है, लेकिन क्या हो जाएगा, ये पेयर यहां चला जाएगा, ये यहां चला आएगा, तो अगर रेजोनेंस बनाएंगे इसका तो कैसा बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहां पर, एक इस पे प्लस का चार्ज आ जाएगा, C सिंगल बॉन्ड O माइनस आ जाएगा यहां पर, O पे प्लस का चार्ज आ गया, तो इसका एक्टिवेटिंग इन्फ्लुएंस कंट्रोल हो गया। अब अगर ये हो गया है तो मोनोब्रोमिनेशन करना हो, मोनोब्रोमिनेशन फिनॉल के लिए आप ये भी कर सकते हो, मोनोब्रोमिनेशन, क्योंकि एक तो तरीका दिया नॉन पोलर सॉल्वेंट, एक तरीका जेई वगैरह में पूछा आ सकता है, एक सवाल है एनसीईआरटी में, मैंने बता दिया, ये इसमें भी यही करो, पहले डाल दो यही CH3 COCl पिरिडीन,
हूँ, वरना तो ये बना दो, फिर इसमें डाल दो Br2, Br2 इन CH2 डाल दो, या Br2 इन CH3COH ही डाल दो, दिक्कत नहीं है। तो वही पैरा पोजीशन पे आ जाएगा, वही पैरा पोजीशन पे Br आ जाएगा। फिर इसमें H प्लस एक्वस डाल दो, या OH माइनस एक्वस डाल दो। काफी दोनों में तुलना है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, तो ऐसे भी कर सकते हैं। जो हमने तरीका सीखा, हमने क्या किया, इस पूरे के बजाय, ये पूरा करने के बजाय, इस पूरे प्रोसेस के लिए हमने क्या किया, इतना करने के बजाय हमने क्या बोला, कि ये कर दो Br2 इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CS। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, और एक तरीका ये। बात समझ में आ गई? पक्का? श्योर? वही लॉजिक सर क्या फिनॉल में लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है भाई साहब, बिल्कुल लग सकता है, डरना नहीं है। पूरे के बजाय हमने ये कर लिया, ऑब्वियसली आप कहोगे सर ये तो आसान है, तो वहां पर ये दिया हुआ, लेकिन पैराब्रोमोनिलीन में ये मत करना। पैराब्रोमोनिलीन में आप यही करोगे जो यहां आपको दिखाया गया है, यही करोगे। पहले आप NH2 में पिरिडीन डाल के ये बनाओगे, CH3COCl या एसिटिक एनहाइड्राइड डाल के, फिर Br2 इन CH3COH करोगे, फिर H प्लस डालोगे या OH माइनस डालोगे, पैराब्रोमोनिलीन बनाओगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से, प्लीज ये दोनों ही स्लाइड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, और तभी आगे इसको बिल्कुल निग्लेक्ट मत करना, ठीक? नाइट्रेशन, नाइट्रेशन भी पहले किसमें कर लेते हैं? नाइट्रेशन इन फिनॉल ही कर लेते हैं पहले, नाइट्रेशन इन फिनॉल। नाइट्रेशन के लिए क्या रिएजेंट डालते थे यूजुअली? कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4। पहली बात क्या है यहां पर, U2 हाईली एक्टिवेटिंग नेचर ऑफ OH ग्रुप, इन कॉन्क HNO3 ट्राई नाइट्रेशन हो जाता है, ट्राई नाइट्रेशन इन फिनॉल टेक्स प्लेस, ट्राई नाइट्रेशन इन फिनॉल हैपेंस। फिनॉल में क्या होता है? ट्राई नाइट्रेशन हो जाता है। माने 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 ये, अगर फिनॉल में आप डालोगे कॉन्क HNO3 जो नॉर्मल रिएजेंट होता है, क्या बन जाएगा? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, सॉरी 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, NO2 NO2 NO2, क्या बन जाएगा? 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसके लिए कॉमन नेम होता है पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड क्या हो जाएगा? पिक्रिक एसिड बन जाता है, क्योंकि तीनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके एसिडिक कैरेक्टर काफी बढ़ा देंगे, येलो सॉलिड जैसा होता है। कॉन्क HNO3 में ये हो जाएगा। अगर आपका मन है नहीं सर मुझे ये नहीं कराना था, क्या कराना था मुझे? मैं बताता हूं सर मुझे क्या कराना था। मुझे कराना था सर मोनोब्रोमिनेशन। फॉर मोनोब्रोमिनेशन, अगर मोनोनाइट्रेशन कराना है, डाइल्यूट HNO3 इस्तेमाल करना पड़ेगा। डाइल्यूट HNO3 is to be used, डाइल्यूट HNO3 is to be used। अगर मोनोनाइट्रेशन कराना है तो डाइल्यूट डालना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेटेड डालोगे तो ट्राइब्रोमिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्राई नाइट्रेशन। क्या हो जाएगा? ट्राई नाइट्रेशन हो जाएगा, क्योंकि OH ग्रुप काफी ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो अब अगर यहां पर आप यही करोगे, फिनॉल लोगे और उसमें डालोगे, याद करो इसे अभी तुरंत, डाइल्यूट HNO3, क्या होगा यहां पर? मोनो होगा। क्या होगा? मोनो वाला होगा, मोनो वाला होगा। अगर यहां पर अगर ट्राई मोनो 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 नाइट्रेशन होगा, क्या बन जाएगा? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल से जुड़ा हुआ एक सवाल और भी आता है, उस पर भी आगे आते हैं। अगर
मोनोनाइट्रेशन कराना है तो डाइल्यूट HNO3 डालोगे तब होगा, कॉन्क डाल दोगे तो ट्राइनाइट्रेशन हो जाएगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से नोट करिए और मेमोराइज करिए अभी तुरंत, बिल्कुल टाइम नहीं है, अभी तुरंत याद होना चाहिए। ये एक बात यहां बतानी है जो कि एनसीईआरटी में अलग से लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो दिस मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ पिक्रिक एसिड इज नॉट यूज्ड। पिक्रिक एसिड बनाने का ये तरीका हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्यों? बिकॉज HNO3 ऑक्सीडाइजेस फिनॉल, HNO3 ऑक्सीडाइजेस फिनॉल टू टारी प्रोडक्ट्स। मतलब यहां पर वो बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं यहां पर कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन जो बन जाता है, क्या बोलते हैं, ये बन जाता है कुछ ऐसा, अभी बताऊंगा वो। कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन बन जाता है, अभी बताऊंगा वो, पर नाम ऐसे क्लिक नहीं करता है, ठीक है। बेंजोक्यूनॉन, क्यूनॉन्स बन जाते हैं। सारी प्रोडक्ट्स क्या बन जाते हैं, क्यूनॉन्स, क्यूनॉन्स। सारी प्रोडक्ट कौन से बन जाते हैं, क्यूनॉन्स। याद नहीं आता ना, कभी क्लिक नहीं करता तुम। क्यूनॉन्स सारी प्रोडक्ट, क्योंकि HNO3 बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन HNO3, इस नाते मेथड प्रेफर नहीं होता है। एनसीईआरटी में जो दिया है क्या है, पहले इसका क्या कर दो, पहले इसका सल्फोनेशन कर दो, सल्फोनेशन कर दो और उसके बाद फिर वो कर देना, वो पूरा मेथड बताया हुआ है क्या करना है, वो आप देख लीजिएगा। सल्फोनेशन कर कर फिर कौन HNO3 डालो तो 2 और 4 पे आ जाएगा, उसके बाद H+ डाल के, उसमें पूरा तरीका दिया हुआ, आप एनसीईआरटी में देख लीजिएगा। सीबीएसई के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, जेईई एडवांस पे उस पर एक सवाल आया हुआ था, भी डिटेल में उसके मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन ठीक है, बात समझ गए, पक्का। आगे बढ़ूं, अगर ये करोगे तो ये हो जाएगा। नंबर 2 ये था, अगर आपको मोनोनाइट्रेशन करना है तो डाइल्यूट HNO3 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलो आगे, पक्का, श्योर। यहां पर एक सवाल है, व्हाइल सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल्स बाय स्टीम डिस्टिलेशन नेम द आइसोमर व्हिच विल बी स्टीम वोलेटाइल, गिव रीजन। शायद मैंने पहले भी डिस्कस किया है, स्टीम डिस्टिलेशन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं इनको सेपरेट करने के लिए, कौन सा आइसोमर वो होगा। तो जो ये ऑर्थो वाला है ना, तो ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, जो ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, इसमें क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस है, और इसके लोन पेयर से नाइट्रोजन के, इसमें एक चीज हो जाएगी जिसे हम क्या बोलते हैं, जो एच बॉन्डिंग होगी यहां पर, उसके लिए जो टर्म इस्तेमाल करेंगे, ध्यान देना, इंट्रामोलिकुलर, कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। इंट्रा पे ध्यान देना, इंट्रा, एक दूसरे के बीच में, इंट्रा स्कूल, विद इन द स्कूल, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग हो जाएगा यहां पर, मॉलिक्यूल के भीतर ही एच बॉन्डिंग हो जाएगी। इसीलिए कैसी होती है, वीक होती है, कैसी होती है, वीक इंटरेक्शन है। कैसा इंटरेक्शन है, वीक इंटरेक्शन है, दूसरे से इंटरेक्ट ही नहीं करने देगा, ये वीक इंटरेक्शन है। जबकि ये किसमें है, ऑर्थो में। जबकि जब मैं पैरा बनाऊंगा, इनके बीच में जो यहां इंटरेक्शन होगा, ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा, ये जो इंटरेक्शन है इसके लोन पेयर और इस H+ के बीच में, ये क्या होगा आपका, इंटरमोलिकुलर, क्या होगा, इंटरमोलिकुलर, क्या होगा, इंटरमोलिकुलर, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग। ध्यान देना, इंटर इंटर इंटरा इंटर इंटर, दो स्कूलों के बीच के, दो मॉलिक्यूल्स के बीच का, ये किसमें हो रहा है, पैरा में हो रहा है। और ये कैसा इंटरेक्शन है, स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, ये वीक इंटरेक्शन था, इसलिए क्या होगा, मोर वोलेटाइल होगा, लो बीपी होगा इसका, मोर वोलेटाइल होगा और लो बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, लेस वोलेटाइल होगा,
हाई बीपी होगा इसका, इंट्रैक्शन ज्यादा है, वोलेटिलिटी कम होगी, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जल्दी वेपराइज नहीं होगा, वो जल्दी से वेपराइज हो जाएगा। तो विच आइसोमर विल बी स्टीम वोलेटाइल? ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। और रीजन, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्या होता है इसमें, वीक इंटरेक्शन है, जो कि क्या है, वीक इंटरेक्शन है, जो कि क्या है, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग है। क्या है वो? इंट्रा शब्द पे ध्यान देना है, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। आप पूरा ऐसे बना के दिखाओगे, अगर एक शब्द का होगा तो बस एक नंबर का होगा तो इतना लिख दोगे, और अगर 2 नंबर का होगा तो बना के भी आपको दिखाना चाहिए, तब जाकर पूरा मौलिक नंबर मिलेगा। ऑर्थो में अगल बगल हैं OH और NO2 आपस में इंटरेक्ट कर लेते हैं, इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होती है, जो कि वीक इंटरेक्शन को दूसरों से इंटरेक्ट नहीं करने देती है। दो लोग आपस में ही लड़ लिए, दूसरे से इंटरेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। और यहां पर दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स आप अलग अलग इंटरेक्ट करते हैं, इंटरमोलिकुलर एच बॉन्डिंग होती है, जो कि काफी स्ट्रांग है, लेस वोलेटाइल है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। बहुत पेट सवाल है, बहुत बहुत बार एग्जाम बोर्ड्स में आ चुका, बहुत ज्यादा बार आ चुका है। इंट्रा इंटर याद रखना। चलो आगे, पक्का? चलो सर, नेक्स्ट अप इज नाइट्रेशन इन एनिलीन। किसमें बात कर रहे हैं? नाइट्रेशन इन एनिलीन करते हैं, मजेदार चीज देखेंगे। नाइट्रेशन के रिएजेंट क्या डालते थे? ध्यान देना, नाइट्रेशन के रिएजेंट क्या डालते थे? कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4। यहां पर क्या होगा, मजेदार चीज क्या होगी, आपको यहां पर तीनों आइसोमर मिलेंगे, ऑर्थो वाला मिलेगा, पैरा वाला मिलेगा, मेटा वाला भी मिलेगा। ऑर्थो वाला मिलेगा, पैरा वाला मिलेगा और मेटा वाला भी मिलेगा। अगर मुझे ठीक से याद है, ये पैरा आइसोमर जो है, ये पैरा है, ये क्या है, मेटा है, मेटा नाइट्रोफिनॉल, नाम आप लोग लिख लेंगे अब, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ये जो है, ये ऑलमोस्ट मिलेगा आपको 2%, तो मुझे ठीक से याद है, ये परसेंट उतना याद रखने की जरूरत नहीं, 47%। ये मिलेगा 51। इंपॉर्टेंट बात ये है, ये क्यों मिल रहा है इतना सारा? ये तो कौन सा ग्रुप है? NH2 ग्रुप। क्या है ग्रुप? है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, OP डायरेक्टिंग होता है, तो मेटा वाला कहां इतना ज्यादा मिल जा रहा है? बहुत पेट सवाल है, एग्जाम में भी आता है। ऑल्दो एमिनो ग्रुप, एमिनो इज व्हाट? NH2 ग्रुप is ortho-para-directing in aromatic electrophilic substitution reactions. Aniline or nitration gives a substantial amount of meta-nitroaniline. Why? ऐसा हो, बताओ जवाब। राइज करना है, समझना भी है और याद करना है। ये क्या है, इसका रीजन क्या है? इन हाईली एसिडिक मीडियम, जो एसिड है ना यहां पर, इन हाईली एसिड, ये फिनॉल में नहीं हो सकता था, इन हाईली एसिडिक मीडियम ऑफ HNO3 and H2SO4, एनिलीन, जो कि क्या है, मैंने बताया था, अ लुईस बेस, अ पोटेंशियल लुईस बेस, undergoes acid base reaction to form एनिलीनियम आयन। इस शब्द पे ध्यान देना, कौन सा आयन? एनिलीनियम आयन। H प्लस ले लेता है ये, अगर H प्लस ले लेगा तो क्या बना देगा ये? बेंजीन रिंग पर NH3 प्लस। ये है आपका एनिलीनियम आयन, ये है आपका एनिलीनियम आयन। बेंजीन रिंग पर इसने H प्लस ले लिया, ये एसिड थे, इसने इसको H प्लस दे दिया, NH3 प्लस बन गया। अब इसमें जो ये NH3 प्लस ग्रुप है वो क्या है? ये NH3 प्लस ग्रुप क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर हो जाएगा। कौन सा ग्रुप हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, प्लस वाला आ गया ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर हो जाएगा, डीएक्टिवेटिंग हो जाएगा, रिएक्शन को कम करा देगा। एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले क्या होते हैं? मेटा डायरेक्टिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर है, डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग है। In highly acidic medium of HNO3 plus H2SO4, aniline, a potential Lewis base, undergoes acid-base reaction to form anilinium ion. ये H प्लस ले लेता है उन एसिड से, वह H प्लस देते हैं, ले लेता है, बेस की तरह काम करता है, और ये हो जाता है
और ऐसा हो जाता। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, अभी तुरंत मेमोराइज करो, बहुत ज्यादा है, 2 बार लिखो, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। चले आगे, पक्का, श्योर, चले आगे। तो फिर से वही बात है, फॉर मोनोनाइट्रेशन एक्टिवेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ NH2 ग्रुप इज कंट्रोल्ड, बिल्कुल वही, उसके डिटेल में नहीं जाऊंगा, बायसिटाइलेशन कुछ नहीं करना है, वहीं से कहानी शुरू होगी, वहीं से कहानी शुरू होगी, इस बार डिटेल में बताने की जरूरत नहीं सर, हम सीख गए हैं, वेरी गुड। क्या डालोगे? एसिटाइल क्लोराइड डाल सकते हैं पिरिडीन में, या एसिटिक अनहाइड्राइड डाल सकते हैं, और क्या बन जाएगा सर, यहां से HCl निकल जाएगा और बन जाएगा एसिटा एनिलाइड, NH पे CH CO CH3 आ जाएगा। एक्टिवेटिंग इन्फ्लुएंस कंट्रोल कर लिया इसका। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद डालोगे HNO3 + H2SO4, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, क्या बन जाएगा? पैरा पोजीशन पर आ जाएगा ये, पैरा पोजीशन पर आ जाएगा ये। फिर क्या डाल देंगे आप? H+ एक्वस और OH- एक्वस, और क्या बन जाएगा ये? पैरा नाइट्रोएनिलीन। क्या बन जाएगा ये? पैरा नाइट्रोएनिलीन, पैरा नाइट्रोएनिलीन। नोट करें, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन, दाम के लिहाज से बहुत ज्यादा है। पैरा ब्रोमेलिन पैरा नाइट्रोएनिलीन में से एक ना एक पक्का आएगा, प्लीज, इन दोनों में से एक ना एक पक्का आएगा। पैरा ब्रोमोएनिलीन या पैरा नाइट्रोएनिलीन बनाने के लिए एक ना एक पक्का आएगा, प्लीज याद कर लीजिए, इस एग्जाम के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर आप रोने से हो रहे हैं? नहीं, प्लीड कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं आपसे, मुझे पता है एग्जाम में आएगा, और बच्चे कई बार इसे याद करके नहीं जाते हैं, और फिर जब आती हुई चीज जो पता होता है ये होने वाला है और हम कंट्रोल नहीं कर पाते तो दुख होता है कि नहीं होना ना बाद में। अभी मैं थोड़ा विनती कर लेता हूं आपसे, भविष्य देख सकता हूं, मैं कल देख रहा हूं ना, इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। चलो चलो, अगला रिएक्शन क्या है? एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, वही कारण है, वही कारण है, ड्यूरिंग फ्रीडल क्राफ्ट के लिए FC इस्तेमाल करूंगा, अनहाइड्रस AlCl3 और FeCl3 और FeBr3 इज यूज्ड। ये क्या है? दीज आर लुईस एसिड्स। क्या है ये? लुईस एसिड्स, एंड अंडरगो रिएक्शन विद, एंड अंडरगो रिएक्शन विद aniline, which is what? A Lewis base, to form कौन सा आयन? एनिलीनियम आयन। कौन सा आयन? एनिलीनियम आयन। कौन सा आयन? एनिलीनियम आयन, जिसपे N के ऊपर प्लस का चार्ज आ जाता है, इन विच NH3+, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर हो जाएगा, एनहेंस डीएक्टिवेट, रिएक्शन ही नहीं देने, इतना कम हो, इतना कम कर देता है, एनहेंस डीएक्टिवेटिंग, रिएक्शन नहीं होने देता, एनहेंस डीएक्टिवेटिंग, रिएक्शन ही नहीं होने देता है। फिर से वही बात लिखेंगे कि लुईस एसिड और एनिलीन में रिएक्शन हो जाएगा, एनिलीनियम आयन बन जाएगा, इसमें ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर होता है, इसलिए डीएक्टिवेटिंग होता है। ये भी एग्जाम में सवाल आने वाला सवाल है, पक्का याद कर लो प्लीज। ये क्यों लिखा है? नोट करें, जल्दी करें, चलो चलो सर। नेक्स्ट स्टेप क्या है? सल्फोनेशन बताने की जरूरत,
सल्फोनेशन एनिलीन कर लेते हैं, बता देता हूं थोड़ा सा, इसमें एक ज्विटर आयन वाली बात है, थोड़ा बता देता हूं, एनिलीन के रिएक्शन बता रहा हूं। फिनॉल के कुछ रिएक्शन थे, जैसे कौन कौन से, कोलबेज, जो नेम रिएक्शन थे, जो नेम रिएक्शन थे मैंने अलग से बढ़ाया है, उन्हें याद जरूर कर लेना। नेम रिएक्ट कोलबेज था, एक रीमर टीमन था, ये दोनों रिएक्शन मैंने नेम रिएक्शन वाले लिस्ट में कराया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज जरूर कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में क्या होता है, एनिलीन में आप क्या डालोगे सल्फोनेशन के लिए, कॉन्क H2SO4 लिखने लगे, क्या डालोगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ओलियम वगैरह डालते थे ना, फिर से एसिड बेस रिएक्शन हो जाए, क्या बना देगा ये, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट बना देता है, NH3 HSO4 माइनस, एसिड बेस रिएक्शन हो गया। फिर कुछ होता है ये, इससे ये बना देता है, ये हीट करने पर NH2 आ जाता है और नीचे SO3 आ जाता है, पैरा एमिनो सल्फोनिक एसिड, इसे बोलते हैं पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। का एक और नाम दिया हुआ एनसीईआरटी में, सल्फा एनिलिक एसिड, सल्फा एनिलिक एसिड। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, इट कैन एग्जिस्ट एज, ऐसे एग्जिस्ट कर सकता है ये, ऐसे ऊपर चला जाए प्लस और नीचे हो जाए माइनस, इसे क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन, क्या बोलते हैं इसे, ज्विटर आयन। एक ही मॉलिक्यूल के भीतर पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर दोनों होते हैं। ज्विटर आयन का एक और एग्जांपल कौन है, एमिनो एसिड है, बायोमॉलिक्यूल में आपने किया है, उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन कौन करता है, ज्विटर आयन फॉर्म करता है। ज्विटर आयन पॉजिटिव नेगेटिव सेंटर एक ही में क्रिएट हो जाए तो ज्विटर आयन फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, ज्विटर, ZWI, ट्विटर नहीं, ज्विटर आयन, ट्विटर नहीं, ज्विटर आयन। ठीक, बात समझ गए, पक्का। तो ये पता होना चाहिए सल्फा एनिलिक एसिड कैसे बन सकता है, याद होना चाहिए। एक रिएक्शन फिनॉल का है, वो मैं करा देता हूं, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड इज H2CrO4 या और Na2Cr2O7 सोडियम डाइक्रोमेट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ये रिएक्शन जरा आपको करा देता हूं एक बार। ये फिनॉल है ना, ये मैंने एग्जाम में चुई गलत किया, तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ये डालोगे इसमें, या H2CrO4 भी लिखा हो सकता है, यहां पर ये बन जाएगा। कई लोग क्या बना देंगे यहां पर, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बेंजोक्यूनोन है। क्या होता है ये, क्या नाम लिखा है, इसका नाम है, इसका नाम है, क्या नाम है, बेंजोक्यूनोन। ये टारी प्रोडक्ट्स होते हैं, फिनॉल का ऑक्सीडेशन हो गया, कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन भी बोलते हैं। ये मेरे बोर्ड्स में आया था और मैंने क्या किया था बोर्ड से बच्चों, इसमें मैं अपनी गलती बता देता हूं, मैं हमेशा याद रखता हूं गलती, मैंने क्या किया था यहां पर, मैंने ऐसा कर दिया था और ये गलत हो जाएगा जीरो, क्योंकि इसमें C की 5 वैलेंसी हो जाएगी। अगर मैं यहां पर देखिए डबल बॉन्ड होगा, दो 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 चार एक पांच, 5 वैलेंसी हो जाएगी, गलत हो जाएगा वो, प्लीज ये मत करना। कॉन्जुगेटेड डाइकीटोन है ये, बेंजीन रिंग नहीं ऐसे नहीं दिखाएंगे, ऐसा हो जाता है। ये फिनॉल का एक रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद क्रोमिक एसिड। ये बेंजोक्यूनोन्स जो होते हैं टारी प्रोडक्ट्स होते हैं, कैसे प्रोडक्ट होते हैं, टारी, मतलब काले काले टार जैसा होता है ना, टारी प्रोडक्ट्स, टारी होते हैं। एनसीईआरटी मेंशन्ड है, इसे याद कर लीजिएगा, बेंजोक्यूनोन कैसे बनाते हैं, या क्रोमिक एसिड डालेंगे या Na2Cr2O7 प्लस कॉन्क H2SO4 डालेंगे तो क्या बन जाएगा, इसे मेमोराइज कर लेना। ये फिनॉल का एक रिएक्शन मैंने नहीं कराया था तो मुझे लगा करा देना चाहिए। इसी के साथ फिनॉल और एनिलीन के रिएक्शंस खत्म होते हैं। चलो आगे, पक्का, श्योर, चलो नेक्स्ट स्टेप क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। काफी काफी इस पे भी 2-3 सवाल करेंगे, ध्यान से देखिएगा। एल्डिहाइड और कीटोन में कौन सा ग्रुप होता है,
कार्बोनिल ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है? कार्बोनिल ग्रुप। ये हाईली पोलर ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? कार्बोनिल। ये हाईली पोलर है क्योंकि ऐसे इस पे डेल्टा प्लस है, डेल्टा माइनस है, हाईली पोलर ग्रुप है। इसमें क्या होता है, ये जो है ऐसा, पर क्या चीज अटैक करती है? फाइल अटैक करता है ऐसे, इस पे अटैक करता है, ये ऐसा हो जाता है, एक इंटरमीडिएट बन जाता है ऐसा, O माइनस, बोलते थे इंटरमीडिएट। इसका जनरल मैकेनिज्म बता रहा हूं। फिर ये H प्लस ले लेता है रिएक्शन मिक्सचर से और क्या बना देता है? आमतौर पर ये एडिशन प्रोडक्ट होता है, cyanohydrin और दुनिया भर की चीजें आप बनाते हैं, एडिशन प्रोडक्ट। जो होता है जनरल मैकेनिज्म, ये sp2 हाइब्रिडाइज था, यहाँ कार्बन, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज टेट्राहेड्रल हो गया है। ठीक, पक्का। इसमें इंपॉर्टेंट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप RDS यही है सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो फास्ट स्टेप है, तो फास्ट है। ठीक, ये था। अब देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, चलो आगे। ये होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का जनरल मैकेनिज्म, मैंने थोड़ा आपको बता दिया। चलो आगे, पक्का। देखिए, याद भी करा दूंगा, टेंशन मत लो, याद भी करा दूंगा। ये है, अब मान लो यहां पर दो फैक्टर होते हैं, एक स्टेरिक फैक्टर होता है रिएक्टिविटी तय करने के लिए, स्टेरिक फैक्टर, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। कौन सा फैक्टर होता है? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, रिएक्टिविटी तय करने के लिए। अब ये डेल्टा प्लस है, ये डेल्टा माइनस है। अगर यहां पर जो ईडीजी ग्रुप लगे हुए हैं, कौन से ग्रुप लगे हुए हैं? ईडीजी ग्रुप लगे हुए हैं। ईडीजी में कौन से ग्रुप आ जाएंगे मेनली? कौन से ग्रुप आ जाएंगे मेनली? मिथाइल इथाइल लगा हुआ है, मान लीजिए ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देंगे। जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो इस डेल्टा प्लस चार्ज क्या करेंगे? कम करेंगे। क्या करेंगे? कम करेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी को, न्यूक्लियोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, and therefore reactivity is reduced by presence of EDG groups, जो कि हमारे कोर्स में बेसिकली क्या है? CH3 है, C2H5 है। सारे ग्रुप्स क्या करेंगे? इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम करेंगे। उल्टा अगर यहां EWG ग्रुप हो कोई, अगर यहां कोई EWG ग्रुप हो, EWG ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करेगा रिएक्टिविटी, इंक्रीज करेगा एक्टिविटी। ठीक, एक बात। ठीक, दूसरी बात, स्टेरिक फैक्टर में तो ये वाली बात तो यहां आ गई, इलेक्ट्रॉनिक वाली। स्टेरिक फैक्टर में क्या होगा? ग्रेटर द साइज, ग्रेटर, ये आपको समझना है, लिखना नहीं है, ग्रेटर द साइज ऑफ ग्रुप कॉन्स्टिट्यूएबल बॉन्ड हो, यहां जितने बड़े बड़े ग्रुप होंगे, ये जितने बड़े बड़े ग्रुप होंगे, रिएक्टिविटी इज रिड्यूस्ड, क्योंकि एक्सपोजर कम हो जाएगा, अटैक करना मुश्किल हो जाएगा, रिएक्टिविटी उतनी कम हो जाएगी। जितने बड़े बड़े ग्रुप्स होंगे उतना अटैक करना मुश्किल हो जाएगा। अब इन दोनों फैक्टर्स के लिहाज से, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर और स्टेरिक फैक्टर, इन दोनों ही फैक्टर के लिहाज से ये है आपके पास फॉर्मल्डिहाइड, दोनों छोटे छोटे ग्रुप हैं, ये क्या है? फॉर्मल्डिहाइड। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है आपके पास? कोई और एल्डिहाइड है, ये कोई और एल्डिहाइड है, ये वाला बड़ा है, एल्काइल ग्रुप है, ये ऐसा है, और ये क्या है? एल्डिहाइड है, कोई और एल्डिहाइड है, और ये भी कोई एल्काइल ग्रुप है, ये भी कोई एल्काइल ग्रुप है, और ये दोनों बड़े बड़े हैं। ये क्या है आपका? कीटोन है। ये सारे ग्रुप एल्काइल ग्रुप कैसे होते हैं? ये सारे कैसे हैं? ईडीजी वाले हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं। एल्काइल ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं,
तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन देंगे, यहां से 2 लोग, यहां पर एक भी लोग नहीं देंगे। स्टेरिक फैक्टर भी क्या, लीस्ट स्टेरिक फैक्टर, या लीस्ट स्टेरिक फैक्टर है, लीस्ट स्टेरिक फैक्टर या मैक्सिमम स्टेरिक फैक्टर है, मैक्सिमम स्टेरिक फैक्टर। तो दोनों ही लिहाज से देखा जाए, दोनों ही लिहाज से देखा जाए, दोनों ही लिहाज से देखा जाए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या होगा, या आप ऑर्डर याद भी करोगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्या होगा बच्चों, ये होगा सर जो ऊपर बना रखा है आपने, ये होगा फॉर्मल्डिहाइड काफी ज्यादा होता है, ग्रेटर देन एल्डिहाइड, ग्रेटर देन कीटोन, ये होगा सर ऑर्डर जो आपने ऊपर बना रखा है, ये होगा फॉर्मल्डिहाइड में सबसे अधिक, फिर एल्डिहाइड में और फिर कीटोन में। दोनों ही लॉजिक से सबसे अधिक फॉर्मल्डिहाइड में होगा जो सबसे छोटे ग्रुप्स हैं और कोई ईडीजी ग्रुप नहीं है, एल्डिहाइड में एक ईडीजी ग्रुप है, एक बड़ा ग्रुप है, कीटोन में दोनों बल्कि ग्रुप्स हैं और दोनों ही ईडीजी हैं, कीटोन्स लीस्ट रिएक्टिव होंगे, ये लीस्ट रिएक्टिव होंगे, लीस्ट रिएक्टिव होंगे, ये इंटरमीडिएट होंगे, बीच के होंगे, और ये मोस्ट होंगे, मोस्ट रिएक्टिव। बात समझ में आई, पक्का, श्योर, चले आगे, श्योर। चले, अब कोई आपसे बोले बेंजीन रिंग से क्या होगा इन एरोमेटिक सिस्टम्स, एरोमेटिक सिस्टम्स में क्या होगा, अब ये देखिए, ये जो ग्रुप है खुद कैसा होता है, देखिए मान लीजिए बेंजल्डिहाइड है, इसमें अगर आप रेजोनेंस बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन लेता है, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन लेता है, ऐसा होता है ना। तो रिंग इसको क्या कर रही है, रिंग इसको क्या कर रही है, रिंग क्या कर रही है, इसको इलेक्ट्रॉन दे रही है ना। ये ग्रुप यहां कैसे काम कर रहा है, बेंजीन रिंग ईडीजी ग्रुप की तरह काम कर रहा है ना, कैसे काम कर रहा है, ईडीजी ग्रुप की तरह काम कर रहा है, या प्लस आर इफेक्ट दिखा रहा है, प्लस आर तो नहीं बोल, माइनस आर दिखा, ऐसा बन जाएगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर ना, डबल बॉन्ड सी माइनस और डेल्टा प्लस यहां पर आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या करेंगे, एरोमेटिक सिस्टम्स में ईडीजी ग्रुप है, तो एरोमेटिक सिस्टम्स आर लेस रिएक्टिव, एरोमेटिक सिस्टम्स आर लेस रिएक्टिव, ये भी रिएक्टिविटी क्या करेगा, डिक्रीजेस द रिएक्टिविटी, आर लेस रिएक्टिव, ये और कम रिएक्टिव होते हैं देन एलिफैटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। मतलब अगर इथेनॉल है या प्रोपेनॉल है, तो जैसे मान लीजिए आपका ये है, ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू बेंजल्डिहाइड, आपका ये जो है बेंजल्डिहाइड से ज्यादा रिएक्टिव होगा आपका एलिफैटिक एल्डिहाइड, एलिफैटिक एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड से ज्यादा रिएक्टिव होगा, बात समझ गए। अब इसी में कोई ईडीजी लगा दे, ईडब्ल्यूजी लगा दे, तो उसका भी वैसे ही फर्क पड़ेगा, वो आगे भी क्वेश्चन करते हैं तो देखते हैं, बात समझ गए। एरोमेटिक सिस्टम्स लेस रिएक्टिव होते हैं एलिफैटिक से। एक बात और नोट कर लीजिए, स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें ज्यादा होगा ऑब्वियसली, ठीक है। चले आगे देखते हैं, सवाल सवाल में लगाते हैं, फिर बाद में आता हूं, थोड़ा बाद में आता हूं, अच्छा सवाल है, पहले ये कर लेते फिर उस पे आता हूं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। पहला क्या है हमारे पास भाई, पहला इथेनॉल, इथेनॉल इज व्हाट, CH3 CH डबल बॉन्ड O, प्रोपेनॉल CH3 CH2 CH, प्रोपेनॉन ये कीटोन हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, नेक्स्ट वन इज ब्यूटेनॉन CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O। ध्यान दीजिए, हाँ एक बार बता दे रहा हूं, बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे लगता है, एक बार ये वाला ग्रुप है, एक तरफ ये है, एक तरफ H है, यहां ये है H है, यहां एक तरफ ये है, एक तरफ ये है, एक तरफ ये है, एक तरफ सॉरी, एक तरफ ये है, एक तरफ ये है, ये दोनों तो कीटोन ही हैं, ये उनसे कम ही होंगे, ये दोनों एल्डिहाइड्स हैं, उससे तो ज्यादा होंगे, अगर एल्डिहाइड कीटोन में लिखना हो
ये इससे तो कम ही होगा, इससे ज्यादा ही है, हमें पता है, दोनों ही मिलाकर। इन दोनों में कौन ज्यादा होगा? अगर ए बी सी डी नाम दे दे, इसका नाम है ए बी सी डी, सबसे रिएक्टिव कौन है? सबसे रिएक्टिव कौन है इसमें? देखिए एक छोटा एक बड़ा, इसमें एक छोटा एक बहुत बड़ा, इसमें दोनों बड़े, इसमें दोनों बड़े, तो लीस्ट है ये मोस्ट रिएक्टिव है, ये मोस्ट है और ये लीस्ट है। इंक्रीजिंग और छोटे से बड़ा करना है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? डी में सबसे कम, फिर सी, तो ऑर्डर में अरेंज्ड है भाई, फिर बी, डी लेस देन सी लेस देन बी लेस देन ए। लॉजिक समझ में आया? ये सी लिखा हुआ है, लॉजिक समझ में आया? लॉजिक समझ में आया? पक्का? एक बड़ा एक छोटा, दोनों बड़े, एक बहुत बड़ा एक छोटा, दोनों बड़े, इसमें एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा, एक बड़ा एक बहुत बड़ा। कीटोन्स तो कम ही होंगे इन दोनों में, इथाइल से कम स्टेरिक हिंड्रेंस दिखाएगा, ऐसा हो जाएगा। चलो पक्का? श्योर? समझ गए लॉजिक? पक्का? जितना बड़ा एल्काइल ग्रुप होता जाएगा उतना रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। बेंजल्डिहाइड, पैराटोलुएल्डिहाइड, पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड, एसिटोफिनॉन। बेंजल्डिहाइड क्या होता है बच्चों? बेंजल्डिहाइड इज दिस, बेंजीन रिंग है, सी डबल बॉन्ड ओ और एक तरफ एच है। पैराटोलुएल्डिहाइड, ये इंटरेस्टिंग है, पैरा पोजीशन पर CH3 ग्रुप लगा हुआ है। पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, और एसिटोफिनॉन ये क्या है? ये तो कीटोन ही है, ये तो कीटोन है, एरोमेटिक कीटोन है। बाकी तीनों क्या है? एल्डिहाइड है। तो बिना सोचे एक बात तो ये पता है कि अगर हम लिख दें इसे, हम लिख रहे हैं इसे ए बी सी डी, तो सबसे पहले कौन आएगा? डी में सबसे कम रिएक्टिविटी होगी, एक बात तो पता है क्योंकि वो कीटोन है। अब इधर देखते हैं, ठीक है, ये तीनों कंपेरेबल है। ये क्या है? ये कैसा ग्रुप है? ईडीजी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, प्लस आर इफेक्ट दिखाने वाला है। और ये कैसा ग्रुप है? ईडब्ल्यूजी, ये कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसमें कुछ भी नहीं है। डोनेटिंग वाला क्या करता है? कम करता है रिएक्टिविटी को। तो इन तीनों में सबसे कम कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा और फिर सी हो जाएगा, क्योंकि ये बढ़ाएगा, ये क्या करेगा? डिक्रीज रिएक्टिविटी। ये क्या करेगा? डिक्रीज करेगा रिएक्टिविटी। ये क्या करेगा? इंक्रीजेज रिएक्टिविटी। फिर कुछ भी नहीं है तो ये सबसे कम कर देगा, तो बी हो जाएगा, फिर ए, फिर बढ़िया सवाल है, एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट सवाल है। प्लीज इस तरह के सवाल बहुत आते हैं, अच्छे से समझ के कर लीजिए। चलें, नेक्स्ट स्टेप क्या है? एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, डाई टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन, मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन। पूरा बनाऊं मैं? बना देते हैं, चलिए ऐसे ऐसे। एसीटोन इज, देखिए डाई टर्शियरी ब्यूटाइल जिसको बनाना नहीं आता वो परेशान हो जाएगा फिर। डाई टर्शियरी ब्यूटाइल जिसको बनाना नहीं आता है अब वो परेशान हो जाएगा। बनाने में सर आपको इतना टाइम लग रहा है तो एक कम ही रिएक्टिव होगा, क्यों? चलिए, पहली बात तो कई बार क्या होता है इन सवालों में, क्या देखना चाहिए? दोनों क्या है? ये एल्डिहाइड है, बाकी तीनों क्या है? बाकी तीनों क्या है? ये तीनों क्या है? कीटोन्स हैं। तो अगर ये ए है, ए बी सी डी, तो बिना कुछ सोचे एक बात लिख सकता हूं, सबसे अधिक रिएक्टिव तो ए होगा आपका, सबसे अधिक रिएक्टिव, क्योंकि बाकी तीनों कीटोन है, वो एल्डिहाइड है, ए सबसे अधिक रिएक्टिव होगा। वैसे भी देख सकते हैं, कंपेयर करना हो तो यहां पर देखिए कैसे ग्रुप्स हैं। ये एक ग्रुप है बड़ा छोटा, बड़ा बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ा, एक छोटा। देखिए सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें? सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस किसमें? देख के ही पता लग रहा है सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस ए में है। फिर सबसे ज्यादा किसमें? सबसे ज्यादा सी में है सर, सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा। फिर डी में है सर, फिर बी में है। ऑर्डर ये हो जाएगा, ये आपका मोस्ट है, ये आपका मोस्ट रिएक्टिव है और ये आपका लीस्ट रिएक्टिव है।
देखिए बात समझ में आ रही है कि नहीं? चलो आगे, पक्का, श्योर? चलो सर। नेक्स्ट क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एल्काइल हैलाइड्स। इससे पहले मैंने एक सवाल छोड़ा था, उस पे आते हैं जरा। नहीं आता है मुझे, अच्छी बात। Why aldehydes and ketones undergo nucleophilic addition reaction whereas carboxylic acids and their derivatives do not? ये क्या अंडरगो करते हैं? मतलब जैसे एल्डिहाइड कीटोन में ना सी डबल बॉन्ड O है, यहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। लेकिन जहां ये COOH वाले हैं ना, ये वाले, यहां पर आप देखोगे, आप SOCl2 डालोगे, ये बन जाएगा। मान लो CH3 होता, CH3 एसिटिक एसिड में, तो ये क्या हो गया? यहां कौन सा रिएक्शन हो? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन नहीं होता है। क्या हुआ यहां पर? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन नहीं होता है। यहां पर न्यूक्लियोफिलिक, जैसे मान लीजिए ये भी कुछ भी CH3H है, आप HCN डालोगे, ऐसा बन जाता है, पियानोहाइड्रेट बन जाता है, ऐसा हो जाता है। क्यों? उसमें एडिशन हो रहा है, कोई चीज देखिए निकल नहीं रही है। यहां पर SO2 प्लस HCl निकल जाएगा, यहां पर H के बजाय OH के बजाय Cl आ गया, H2O प्लस SO2 गैस हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। तो यहां सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, वहां एडिशन हो रहा है, ऐसा क्यों है? क्यों? इसमें भी तो ये है, सवाल ये है, इसमें भी तो ये है भाई, तो क्यों इसमें सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एडिशन क्यों नहीं हो पा रहा है? इसका कारण क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, हर जगह रेजोनेंस का इस्तेमाल करना है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप इज reduced ड्यू टू, आप रेजोनेंस दिखाओगे, ये है ऐसा। इसमें क्या है? यहां लोन पेयर है, इसमें क्या है? ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहां, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहां चला जाएगा और ये वाला पेयर यहां आ जाएगा, और देखिए सी पे प्लस का चार्ज नहीं आ पाएगा। कैसा बन जाएगा ये? कैसा बन जाएगा ये? सी सिंगल बॉन्ड O माइनस, डबल बॉन्ड OH प्लस। सी पर प्लस का चार्ज आ ही नहीं पाएगा, सी प्लस प्लस का चार्ज आ ही नहीं पाएगा। चार्ज पर माइनस आ गया, O पे चला गया प्लस, सी पर प्लस नहीं आ पा रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो ही नहीं पाएगा। इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ सी डबल बॉन्ड O ग्रुप इज रिड्यूस ड्यू टू, ये रेजोनेंस बना के दिखाओगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है सी डबल बॉन्ड O में, ये रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है कार्बोनिल कंपाउंड्स में, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में पॉसिबल है। तो आप ये बना के दिखाओगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बना दोगे एग्जामिनर पूरे नंबर देगा। इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ सी डबल बॉन्ड ग्रुप इज रिड्यूस ड्यू टू दिस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ध्यान से कर लीजिए। चले चले, श्योर? एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, ठीक है, आगे बढ़े। चलो सर, नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो हमने कर लिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन एल्काइल हैलाइड्स। आरएक्स में, आरएक्स में क्या रिएक्शन होता है? आप न्यूक्लियोफाइल डालोगे तो जाता है RNU प्लस X माइनस। जैसे एक रिएक्शन CH3Cl में आप डालोगे OH माइनस एक्वस, क्या हो जाएगा? ROH, सॉरी R लिखने की, CH3OH एल्कोहल बन जाता है, बहुत पेट रिएक्शन है, प्लस Cl माइनस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब, सॉरी ये कौन सा रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एडिशन है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। अभी दो तरीके, मैं बहुत डिटेल में जाऊंगा, दो तरीके से होता है। एक होता है SN2, इसको बोलते हैं, अगले पन्ने पे मैं इसमें डिटेल में थोड़ा बता देता हूं। ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, दो टाइप के हैं, डिटेल में नहीं जाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा बस, डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये होता है, एक होता है SN2, SN2 हम लोग ऐसे लिखते हैं, बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ऑफ सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। मतलब क्या हुआ इसमें? मतलब हुआ जैसे ये Rx है प्लस NU, इफ RNU प्लस X माइनस, कहने का मतलब क्या है, यहां जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये दोनों पे डिपेंड करता है। एल्काइल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, जिनको वो चैप्टर आता है कौन सा, और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है। दोनों पे डिपेंड करता है, एल्काइल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है और न्यूक्लियोफाइल पर। इसीलिए इसे कोई बार बाई मॉलिक्यूलर भी बोलते हैं। इसी का काउंटर पार्ट जो है क्या है, वो SN1। क्या है? SN1 का नाम क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। माने यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है, नॉट ऑन न्यूक्लियोफाइल। ये बहुत डिटेल में जाने वाली बात है, थोड़ा भी बता रहा हूं। ये यूनिमोलिकुलर होता है। कैसा होता है ये? मैं बहुत डिटेल में भी नहीं जाऊंगा, आपके अभी जो एकदम तुरंत एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा। यूनिमोलिकुलर कैसा होता है? यूनिमोलिकुलर, इसमें जो ऑर्डर होता है वो होता है ये 2 स्टेप होता है। कैसा रिएक्शन होता है? 2 स्टेप। इसमें जो ऑर्डर होता है मिथाइल ग्रेटर देन 1 डिग्री, ग्रेटर देन 2 डिग्री, ग्रेटर देन 3 डिग्री, ये ऑर्डर होता है। इसमें ये 1 स्टेप रिएक्शन है और इसमें ऑर्डर इसका ठीक उल्टा होगा। एक याद रखो इसका, इसको भी याद करने के लिए बता रहा हूं, ठीक इसका उल्टा होगा। मतलब सबसे कम होगा मिथाइल में, मिथाइल वाले में सबसे कम होगा, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री। इसमें मिथाइल में सबसे कम होगा, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये होगा ऑर्डर। ये अभी एग्जांपल्स करेंगे तो और समझाऊंगा। एक कॉमन है दोनों में ही। कॉमन क्या है? कॉमन क्या है दोनों में? और सेम आर, अगर आर सेम है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी दोनों के लिए है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर आर मतलब 1 डिग्री है या जो भी इथाइल मिथाइल सेम है, तो CI सबसे रिएक्टिव है, फिर CBr है, फिर CCl है, फिर CCl है, फिर CF है। ये दोनों के लिए कॉमन है। सबसे अधिक आयोडाइड रिएक्टिव है, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, फिर फ्लोराइड। चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, ये बात दोनों के लिए कॉमन है। एक बात और आप कई बार देखोगे, इसमें कई बार लिखा होता है, इसमें क्या होता है? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मतलब अगर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस बन जाएगा, एक्स्ट्रो से लीवो बन जाएगा। अब इसके डिटेल में मेरे पास जाने का वक्त नहीं है इस वक्त। और इसमें क्या होता है? रेसिमाइजेशन। क्या होता है? रेसिमाइजेशन। अगर अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा SN1 SN2 पर, लेकिन अभी बोर्ड्स के से पहले नहीं बना पाऊंगा, बोर्ड्स के बाद डिटेल में जाऊंगा। 50% इन्वर्जन प्लस 50% रिटेंशन एक टर्म होता है। मतलब इसमें जो नेट ऑप्टिकल एक्टिविटी है, नेट मिक्सचर जो है वो जीरो हो जाता है। उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी, नेट जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है मिक्सचर की, वो जीरो हो जाएगी। रेसिमाइजेशन हो जाता है इसमें। ये किसके लिए, ये बात किसके लिए एप्लीकेबल है? ये दोनों बातें किसके लिए एप्लीकेबल है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, कायरल कार्बन वालों के लिए, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के लिए। कायरल कार्बन जिसमें होता है, असिमेट्रिक कार्बन जिसमें होता है, उन्हीं के लिए आप। ये सब क्या होता है सर, कौन सी भाषा बोल रहे हो? अगर सब नहीं पता तो अभी इस बात को छोड़ दीजिएगा। अभी मैं अलग से इस पे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के लिए, इसमें जहां पर लिखा दोनों पे डिपेंड कर रहा है, मतलब SN2 है। जहां पर सिर्फ हैलाइड पे डिपेंड कर रहा है, वहां पर कुछ और डिफरेंसेस है। इसमें हमेशा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, इसमें वीक न्यूक्लियोफाइल इस्तेमाल होता है। बहुत सारे डिफरेंसेस इस तरह के, मैं भी नहीं जा सकता। यूजुअली सॉल्वेंट ही होता है, H2O ही इस्तेमाल होता है इसमें। न्यूक्लियोफाइल होता है H2O ही होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। एक और बात होती है इसमें, क्या होता है? छोड़ दो वो भी दो।
कंफ्यूज जाओगे आप। सवाल करता हूं, सवालों के माध्यम से थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक, चलिए आगे पॉज करके नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। बहुत डिटेल में नहीं गया हूं, मैं जानता हूं, क्योंकि वक्त नहीं है अभी, सॉरी। Which compound in each of the following pairs will react fast in SN2? SN2 से करना है रिएक्शन, SN2 से करना है। SN2 का ऑर्डर था 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और सबसे अधिक मिथाइल में। CH3Br और CH3I दोनों ही क्या है? CH3Br CH3I दोनों में कार्बन कैसा है? कार्बन की डिग्री कैसी है? सेम है। और मैंने कहा था कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? ये वाला होगा। CI बॉन्ड ज्यादा वीक होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है। आंसर क्या हो जाएगा? CH3I। CI बॉन्ड ज्यादा वीक होता है। इसमें देखिए ये क्या है? CH3 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 Cl और ये क्या है? CH3। ये क्या है? इसमें डिग्री क्या है इस कार्बन की जिससे Cl जुड़ा हुआ है? इस कार्बन की डिग्री है 3 डिग्री। तो ये मिथाइल है, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? ऑर्डर ये होता है 3 डिग्री में लीस्ट होता है। आंसर क्या होगा? CH3Cl। SN2 मैकेनिज्म है। SN1 होता तो उल्टा हो जाता, SN1 होता तो ये वाला ज्यादा हो जाता। SN2 है तो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड ज्यादा, सॉरी मिथाइल क्लोराइड SN2 मैकेनिज्म से ज्यादा रिएक्टिव है। चलो आगे, पक्का श्योर। नेक्स्ट क्या है? प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। खैर कोई बात नहीं। The 4 isomeric bromobutanes, 4 isomeric bromobutanes, bromobutanes मतलब C4H9Br। पहला तो यही बन जाएगा स्ट्रेट चेन वाला CH3। मुझे तो याद रहती है चीजें, आप लोग को तो थोड़ा ऐसे याद करने में समस्या होगी। N ब्यूटाइल ब्रोमाइड, कॉमन नेम्स लिखूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। N ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये 1 डिग्री वाला बनता था। इसमें डिग्री क्या है? 1 डिग्री है। अल्फा कार्बन को देखिए, जो नेक्स्ट कार्बन है, जो नेक्स्ट कार्बन है यहां पर, इस कार्बन को देखिए, इसकी डिग्री कितनी है? एक कार्बन से जुड़ा है, अल्फा 1 डिग्री है। अगला क्या है इसमें? अगला है 2 डिग्री वाला CH2CH3 और यहां भी आर लगा हुआ है, ब्रोमाइड ही है। इसमें इस कार्बन की डिग्री देखिए, इस कार्बन की डिग्री क्या है? इस कार्बन की डिग्री क्या है? ये क्या है? सेक ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ब्रोमाइड लगा लीजिएगा। इस कार्बन, ये जो अल्फा कार्बन, इसकी डिग्री क्या है? 2 डिग्री है। अगला क्या है? आइसोब्यूटाइल। लोग ये भूल जाते हैं बनाना, आइसोब्यूटाइल CH3 3 की चेन वाले हैं ये क्या है? आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। और इसकी डिग्री क्या है? ये आपका अल्फा कार्बन, इसकी डिग्री 1 है। बीटा भी देखेंगे, ये 1 है और ये 2 डिग्री है। यहां पर आऊंगा अभी इस पे। और आखिरी क्या है? आखिरी टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये 4 आइसोमर बनेंगे। व्हाट? टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ब्रोमाइड में एम्फसाइज नहीं कर रहा हूं। इसमें ये अल्फा कार्बन है, इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री क्या है? 3 डिग्री। तो इन तीनों का स्ट्रेट फॉरवर्ड। SN1 में, SN2 में क्या हो जाएगा? SN2 के लिए किसे नाम देते हैं? इनका नाम है A, ये है B, ये है C, ये है D। SN2 में क्या ऑर्डर होता है? इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कुछ भी इंक्रीजिंग से करते हैं। लीस्ट होगा 3 डिग्री वाला तो D लेस देन, फिर 2 डिग्री वाला B। अब कंफ्यूजन है C और A में। दोनों की डिग्री क्या बता रखी है मैंने? 1 डिग्री। दोनों की डिग्री क्या है? 1 डिग्री। C और A, इन दोनों की डिग्री क्या है? 1 डिग्री। कैसे पता किया जाए? दोनों 1 डिग्री हैं। अगर दोनों 1 डिग्री हैं तो अल्फा के बाद फिर दोनों का बीटा कार्बन देखो, अगला वाला कार्बन देखो, ये देखो बीटा है। इसकी डिग्री यहाँ क्या है? ये 2 डिग्री है, 2 कार्बन से जुड़ा है। डिग्री वगैरह पता है आप लोग को, मुझे पता है। और इसमें इसकी क्या, सॉरी 3 डिग्री है। यहाँ बीटा कार्बन की डिग्री क्या है? 3 कार्बन से जुड़ा, 1 2 3, 3 डिग्री है। अल्फा से नहीं पता लग रहा है तो बीटा, अल्फा नहीं, अल्फा से नहीं लग रहा है तो गो टू बीटा एंड सो ऑन, एंड गो टू बीटा एंड सो ऑन।
तो बीटा जब देखोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें बीटा 2 डिग्री है, उसमें बीटा 3 डिग्री है, 2 डिग्री कम है 3 डिग्री से, तो ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो सबसे आखिरी में आ जाएगा ए, और ए से पहले आ जाएगा, ए से पहले आ जाएगा आपका सी। और मैं SN1 में कुछ ज्यादा सोचूंगा नहीं, मैं ठीक इसका उल्टा कर दूंगा, ए लेस देन सी लेस देन बी लेस देन डी। SN1 में क्योंकि कार्बोकेटायन बनता है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन 3 to 1 मिथाइल होती है, इस नाते ऑर्डर होता है। मैं सोचूंगा नहीं, मैं ठीक इसका उल्टा ऑपोजिट कर दूंगा, मैं ठीक इसका ऑपोजिट कर दूंगा, मैं ज्यादा सोचूंगा नहीं। बात समझ में आई? पक्का? यहां पर ये सवाल है, मैं कराना नहीं चाहता था, ये इसे करूं, ये करते हैं जरा। C6H5H2 5 यार, 5 5 5 बनाते हैं जरा सारे बेंजाइलिक सिस्टम से। कैसे सिस्टम से? बेंजाइलिक। बेंजाइलिक क्या होता है? ये वाला बेंजीन रिंग पर एक चीज आप लोग को बता दूं, जरा मैं बता नहीं चाहता कि बता देता हूं। ये जो बेंजाइलिक होता है ना, ये में, और एक एलाइलिक होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, या कुछ लगाओ Br लगाओ, यहां भी Br लगाओ, इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं बेंजाइल ब्रोमाइड। ये बेंजाइलिक सिस्टम है। कौन सिस्टम है? बेंजाइल। और इसे क्या बोलते हैं? एलाइल। एलाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, एलाइलिक। इन दोनों में ही SN1 बहुत ज्यादा होता है, SN1 इज प्रेफर्ड ड्यू टू हाई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अब इससे अधिक नहीं बताऊंगा, बस अभी फिलहाल इतना ही बता सकता हूं, ड्यू टू हाई स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के कारण इन दोनों ही सिस्टम्स में क्या प्रेफर होता है? SN1 होता है। इन बेंजाइलिक एंड एनाइलिक सिस्टम्स SN1 इज प्रेफर्ड ड्यू टू हाई स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइल एंड एलाइलिक कार्बोकेटायन, जिनका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो जाता है। इससे डिटेल में बेटा अभी बताने का स्कोप यहां नहीं है, ठीक? नोट कर लेना, ठीक है? अब आते हैं इस सवाल पर, बनाते हैं जरा, ठीक है? ये तो आपने मैंने बता दिया वहां बेंजाइलिक क्या होता है। बस खत्म होने वाला है, थोड़ा सा ही बच बचे मेरे ख्याल से, 5-7 सवाल और हैं, ज्यादा सवाल नहीं है। वी आर टुवर्ड्स द एंड। तो पहला क्या है? C6H5, तो बेंजाइल ब्रोमाइड ही है, ए हो गया हमारा। ई क्या है? बेंजीन रिंग CH पे एक और बेंजीन रिंग है C6H5, मतलब ये, और फिर इस पे Br, ये हमारा बी हो गया। अगला क्या है? C6H5 H पर एक CH, हमारा C हो गया। C में क्या है? H5 फिर है, और C6H5 है, हो गया। देखकर ही पता लग रहा है, SN2 का ऑर्डर बताएंगे, अगर SN2 का ऑर्डर बताएंगे, डिग्री से भी कर सकते हो, स्टेरिक हिंड्रेंस से कर सकते हो। इसमें देखो इसकी डिग्री क्या है? ये 1 डिग्री है। इसमें क्या है? इसकी 2 डिग्री है। इसमें क्या है? आप कहोगे ये भी 2 डिग्री है, बिल्कुल ठीक बात है। और इसमें क्या है? 3 डिग्री है। तो सबसे लीस्ट SN2 में कौन होगा? डी होगा, ये तो कंफ्यूजन ही नहीं है। और सबसे पहले कौन आएगा? वो ए आएगा। अब इन दोनों में कंफ्यूजन है, सी और बी में। सोचो, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, बल्कि ग्रुप ज्यादा कहां है? अगर इनका साइज देखो, ये कैसे कैसे है, ये इतना बड़ा, ये भी इतना बड़ा, यहां पर ये इतना बड़ा, लेकिन ये थोड़ा छोटा, तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है। ये SN2 में, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, ग्रेटर स्टेरिक हिंड्रेंस। यहां पर क्या है? ग्रेटर स्टेरिक हिंड्रेंस। ज्यादा बल्कि ग्रुप से,
तो लेस रिएक्टिव होगा SN2 से, रिएक्टिविटी SN2 में कम हो जाएगी, तो फिर B आएगा यहां पर और B से पहले आएगा C। SN1 में सोचूंगा भी नहीं, उल्टा कर दूंगा, A लेस देन B लेस देन C लेस देन D, दूंगा भी नहीं, A लेस देन B लेस देन C लेस देन D। SN2 कर दिया तो SN1 में सोचूंगा भी नहीं, ठीक उल्टा कर दूंगा। सबसे रिएक्टिव D होगा, फिर C होगा, फिर B होगा, नहीं गड़बड़ी करता, सॉरी सॉरी सॉरी, एक गड़बड़ी किया तो देख लिया मैंने। चेक करना पड़ता है। तो अगर डी में सबसे कम, जल्दीबाजी नहीं, डी में सबसे कम, फिर SN2 में, फिर बी, फिर सी, फिर ए। ठीक इसमें उल्टा, ए में सबसे कम, फिर सी, फिर बी और फिर डी, फिर बी, फिर चले चले आगे। SN1 SN2 पर भी मैंने आपसे कुछ सवाल करा दिया और कुछ चीजें आपके लिए क्लियर कर दी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, अच्छा सवाल है रिलेटेड, द ट्रीटमेंट ऑफ एल्काइल हैलाइड्स विद एक्वस KOH। एक्वस KOH, इस पे ध्यान देना, विद एक्वस KOH, with aqueous KOH results in formation of alcohols, but in presence of alcoholic KOH, मान लीजिए ये आपका, आपने रिएक्शन किया होगा CH3 CH2 Cl, इसमें आपने डाला OH माइनस एक्वस पानी के साथ, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2। रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन यही रिएजेंट लिया और आपने इसमें डाल दिया OH माइनस एल्कोहलिक प्लस हीट, KOH के साथ डाल दिया एल्कोहलिक प्लस हीट, तो यहां पर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, यहां पर हो जाएगा बीटा एलिमिनेशन, मतलब यहां से माइनस HCl हो जाएगा, HCl निकल जाएगा और प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, एल्कीन। ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, इससे H निकलता है, इससे ये ऐसा हो जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, वाई? दोनों रिएक्शन में कंपटीशन चलता है। OH माइनस एक्वस ड्यू टू हाइड्रेशन बाय वाटर, बिकम्स बल्कि, थोड़ा बड़ा हो जाता है, एंड एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल, ये शब्द इंपॉर्टेंट है, एक्ट्स एज, या बिकम्स बल्कि छोड़ दो, छोड़ दो, ये छोड़ दो आप, एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू हाइड्रेशन बाय वाटर, एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल एंड लीड्स टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। OH माइनस एल्कोहलिक जो है, इसमें आप इतनी बात लिखो, एक्ट्स एज बेस, एक्ट्स एज बेस, बेस का मतलब प्रोटॉन एक्सट्रैक्टर, acts at base proton extractor leads to beta elimination और dehydrohalogenation। में कीवर्ड क्या है, और एल्कीन मिलता है हमें। इसमें कीवर्ड जो है, आपको जो ध्यान रखना है एग्जाम के लिहाज से, कीवर्ड क्या है यहां पर, कीवर्ड है न्यूक्लियोफाइल, एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल, और यहां पर कीवर्ड क्या है, एक्ट्स एज बेस। ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड याद रखना है। वहां न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराता है, यहां बेस की तरह काम करता है, प्रोटॉन एक्सट्रैक्टर की तरह H+ निकालने वाला बीटा एलिमिनेशन या डिहाइड्रोहेलोजनेशन कराता है। और
डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये कीवर्ड्स हैं, ये ध्यान रखना है। चले आगे, पक्का, श्योर, काफी इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम के लिए आते, तो अच्छे से कर लीजिएगा। अगला सवाल क्या है, ये भी हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स का ही है। हेलो एल्केन्स रिएक्ट विद KCN टू फॉर्म एल्काइल साइनाइड्स एज मेन प्रोडक्ट्स व्हाइल AgCN फॉर्म्स आइसोसाइनाइड्स एज द चीफ। बहुत इंपॉर्टेंट, बढ़िया सवाल है। कह रहा है मान लीजिए आपका ये CH3Cl हो, में आपने डाला KCN, एल्कोहलिक मीडियम में डालते हैं, तो आपको मिलता है नाइट्राइल, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्राइल मिला या साइनाइड मिला। जबकि इसी में अगर आप डाल दो AgCN तो आपको मिलेगा CH3NC, आइसोसाइनाइड मिल जाएगा, आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनाइड मिल जाएगा। पहली बात तो एक ये है कि ये जो CN माइनस है, या एक और न्यूक्लियोफाइल होता है NO2 माइनस, इन्हें क्या बोलते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। दो तरफ से अटैक कर सकते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। कैन अटैक फ्रॉम टू एंड्स, एक बात तो डेफिनेशन आती है, कैन अटैक फ्रॉम टू एंड्स। अब क्यों ऐसा होता है, KCN में क्यों ऐसा हो रहा है, AgCN में क्यों ऐसा, पॉइंट वाइज थोड़ा सा मेमोराइज करना है। KCN कैसा कंपाउंड है, आयनिक, और AgCN कैसा है, पॉइंट वाइज मेमोराइज करना भी लॉजिक से, कोवेलेंट कंपाउंड है, प्रिडोमिनेंटली कोवेलेंट। तो KCN में क्या होता है, K प्लस CN माइनस, ठीक। तो CN माइनस both C and N ends are free to attack, दोनों तरफ से अटैक हो सकता है, are free to attack and attack happens from C। क्यों, attack takes place from C, क्यों, because CC bond is stronger than CN, because CC bond is stronger। यहां दोनों एंड फ्री हैं अटैक करने के लिए, कहां से प्रिफर करेगा अटैक करना, सी वाले से, क्योंकि CC बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है कंपेयर टू CN। ठीक, AgCN में अभी हमने क्या देखा, AgCN कैसा है, कोवेलेंट है, तो कहां से बस फ्रीडम है, ओनली N is free to attack, not C। दिख ही रहा है एज शोन, देयरफॉर आइसोसाइनाइड्स आर फॉर्म्ड। नहीं समझे, इसमें एक ही एंड फ्री है, इसमें दोनों एंड से अटैक हो सकता है, सी से भी हो सकता है, एन से भी हो सकता है। सी से अटैक करना प्रेफर करेगा, क्यों, क्योंकि सी बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, सी को सी से मिलने का मौका मिलेगा, तो वही प्रेफर करेगा। यहां पर ये वाला बॉन्ड तो सी तो फ्री ही नहीं है, फ्री सिर्फ क्या है, एन ही है, ओनली एन इज फ्री टू अटैक, नॉट सी एज शोन, देयरफॉर आइसोसाइनाइड्स। की बात लिखिए, दुनिया भर की बात नहीं लिखनी, इंपॉर्टेंट दो बातें इंपॉर्टेंट है, ये आयनिक ये कोवेलेंट में ऐसा है, दोनों तरफ से अटैक हो सकता है, सी से अटैक करेगा, इसमें एक ही एंड फ्री अटैक करने के लिए कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, तो सिर्फ। चले आगे, पक्का, श्योर, चलें, समझ आ गई बात। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, एक भी सवाल छोड़ना नहीं। गिव पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। साइक्लोहेक्सानॉन फॉर्म cyanohydrin गुड यील्ड बट 2,2,6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सानॉन, मतलब साइक्लोहेक्सानॉन क्या ऐसा है, और दूसरा क्या है, साइक्लोहेक्सानॉन 2,2,3 2 ये कह रहा है इसमें मैं HCN डालता हूं तो ये रिएक्शन जो है मुझे आराम से हो जाता है, सियानोहाइड्रिन ये है, ये मिल जाता है, लेकिन इसमें HCN डालता हूं नहीं होता है। माने यहां न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है,
यहां न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि भाई साहब जैसा कि आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े ग्रुप आ गए हैं इसके बगल में, बड़े बड़े ग्रुप आ गए हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप्स around C double bond O, steric hindrance is increased very much. Steric hindrance is increased very much, and attack of nucleophile becomes very difficult. Attack of nucleophile becomes very difficult. की बात, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो गया है तो रिएक्टिविटी बहुत कम हो गई है। स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो गया, 3 बल्की ग्रुप्स हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बल्की 3 बल्की मिथाइल ग्रुप्स, जोड़ सकते हो, अराउंड सी डबल बॉन्ड ओ, स्टेरिक हिंड्रेंस इज इंक्रीज्ड वेरी मच एंड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। चलें पक्का श्योर? ये तो समझाने के लिए बना रहा था, क्या बोल रहा है सवाल लिखना आपको। ये नेक्स्ट स्टेप क्या है? बहुत बढ़िया सवाल है। There are 2 NH2 groups in semicarbazone. However, only one is involved in the formation of semicarbazones. Semicarbazide पता है क्या होता है? ये होता है आपका सेमीकार्बाजाइड, ये होता है आपका सेमीकार्बाजाइड। बोल रहा है इसमें 2 इलेक्ट्रो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने वाले ग्रुप 1 2, कितने ग्रुप है यहां पर? कितने ग्रुप है जहां से अटैक हो सकता है? एक तो ये वाला हो गया, ये हमारा 1 हो गया, एक ये वाला ग्रुप हो गया 2 हो गया। अटैक कहां से होगा? अटैक कहां से होगा? यहां से होगा। अटैक कहां से होगा? यहां से होगा। यहां से अटैक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग C डबल बॉन्ड O ग्रुप attack from only one NH2 is possible। और इसको फिर रेजोनेंस से दिखा देंगे। ये है जो NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2, इसमें क्या हो जाएगा? ये रेजोनेंस हो जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आ जाएगा, ये यहां चला जाएगा, और फिर कैसा बन जाएगा? इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो ऐसा का ऐसा ही रहा, लेकिन ये क्या हो जाएगा? O माइनस हो जाएगा यहां पर, और ये डबल बॉन्ड NH2 प्लस हो जाएगा। देख रहे हो? इस वाले एन पे क्या हो गया? प्लस का चार्ज आ गया ना, तो अटैक हो सकता है इससे? नहीं हो सकता। सिर्फ अटैक कहां से होगा? यहां से होगा। सिर्फ अटैक कहां से होगा? जो NH के बगल वाला NH2 है इसी से अटैक होगा। ये वाला ऐसे रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसके साथ अटैक नहीं हो पाएगा, इससे अटैक नहीं हो पाएगा। नॉट पॉसिबल फ्रॉम दिस ग्रुप, नॉट पॉसिबल फ्रॉम दिस ग्रुप। बात समझ में आ गई होगी आपको? ठीक है, रेजोनेंस जहां बना सकते हो जरूर बनाओ, नंबरशिप मिलता है बच्चों। अटैक फ्रॉम हियर समझ जाओगे ना, अटैक फ्रॉम हियर। ठीक, Big preparation of esters from carboxylic acid and alcohol in the presence of acid, the water on the ester side should be removed as soon as। बहुत सिंपल सा सवाल है। प्रेपरेशन ऑफ एस्टर के लिए क्या लेते हैं हम लोग? कार्बोक्सिलिक एसिड लिया मान लीजिए, फिर डाला मैंने कोई अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये रिएक्शन कैसा होता है भैया? ये रिएक्शन कैसा होता है? रिवर्सिबल होता है। कैसा होता है? ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। ये निकल जाता है, पानी निकल गया, और बना क्या? आर सी डबल बॉन्ड ओ, मान लो ये कोई आर डैश है, ओ आर डैश, एस्टर बन गया प्लस H2, ये आपका एस्टर बना। अब ली चैटलियस प्रिंसिपल के लिहाज से अगर रिएक्शन को आगे लेके जाना है टू ड्राइव द इक्विलिब्रियम ऑफ दिस, इक्विलिब्रियम है इसका मतलब, ऑफ दिस रिवर्सिबल रिएक्शन,
इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, कीवर्ड है फॉरवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्राइव करने के लिए H2O is removed as soon as it is formed. H2O is removed as soon as it is formed. समझे? ये निकालो कि लीचेट का प्रिंसिपल क्या बोलता है, रिएक्शन आगे चला जाएगा। टू ड्राइव द इक्विलिब्रियम इन द ऑफ दिस रिवर्सिबल रिएक्शन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये कीवर्ड है, ये लाइन लिख दोगे तो नंबर पूरे मिल जाएंगे। ये पूरे ठीक है। ये तो 11th वाली बात है, मैंने पहले भी शायद कहीं की हुई है ये बातें। आगे बढ़ते हैं, चलें, ठीक है, लिख लिया ना, ठीक, पक्का। अगला सवाल क्या है, why formaldehyde does not undergo aldol condensation whereas acetaldehyde does। एल्डोल के लिए क्या चाहिए होता है, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए क्या चाहिए होता है, एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन। क्या चाहिए होता है, एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन। इसमें ये होगा उसी में होगा। अब फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, एसिटल्डिहाइड क्या होता है, यहां पर अल्फा कार्बन ही नहीं है, यहां पर नो अल्फा हाइड्रोजन, therefore नो रिएक्शन एल्डोल। यहां पर यह आपका अल्फा कार्बन है, यह हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, एल्डोल। बस की बात, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन उसमें नहीं है, उसमें नहीं होगा, इसमें होगा। की बात, की वर्ड लिखना है बस। नेक्स्ट स्टेप क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट्स ऑफ एरोमेटिक अमीन्स आर मोर स्टेबल देन दोज ऑफ एलिफैटिक अमीन्स। डाइजोनियम सॉल्ट्स ऑफ एरोमेटिक अमीन्स, एरोमेटिक अमीन्स, एरोमेटिक बीडीसी की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। ये स्टेबल क्यों है, जबकि ये एलिफैटिक वाले का जो ये है, ये हाईली अनस्टेबल। ये हाईली अनस्टेबल क्यों में, तो देखिए जहां भी बेंजीन रिंग के बगल में दिखाई दे ना, तो आप सीधे क्या लिखोगे, ड्यू टू फॉलोइंग रेजोनेंस, ड्यू टू फॉलोइंग रेजोनेंस, जो कि भी हम बनाते हैं, ड्यू टू फॉलोइंग रेजोनेंस, ये कीवर्ड है। जहां बेंजीन रिंग के बगल में दिख जाए, आंसर रेजोनेंस ही होगा कुछ ना कुछ। ये क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये ऐसे हो जाएगा, तो स्टेबलाइज कर देगा। क्या हो जाएगा इसमें फिर, डबल बॉन्ड हो गया, इस वाले एन पे प्लस का चार्ज रहा लेकिन स्टेबलाइज हो गया, मिल गया इलेक्ट्रॉन पेयर। फिर फर्दर यही चलता जाएगा, अब ये तो हम लोग कई बार कर चुके हैं। कार्बन के जब आखिरी आता है तो मैं सोचता हूँ जल्दी से खत्म करने के, कई बार डर लगता है कि गड़बड़ी नहीं हो जाए। आप लोग मत परेशान मत होइएगा, जल्दी खत्म करने के चक्कर में कई बार हो जाता है, परेशान नहीं होना है। आखिरी स्टेप में उल्टा हो जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला जो इस पे लोन पेयर गया है ये इधर आ जाएगा। सब पे एक लोन पेयर चला गया ना, इन पे तो लोन पेयर आ गया, यहाँ आ जाएगा, क्या बन जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। नो सच रेजोनेंस पॉसिबल, यहाँ पर नो सच रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है एरोमेटिक सिस्टम्स में
बना के दिखाएंगे। और एलिफैटिक सिस्टम्स में ऐसा कोई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है, ये वो अनस्टेबल है। जहां बेंजीन रिंग के बगल में कोई चीज आएगी, बीडीसी की बात, डायजोनियम सॉल्ट ऑफ एरोमेटिक अमीन्स, बात हो रही है, डायजोनियम ग्रुप ये। चलें, वहां रेजोनेंस लॉजिक लगाएंगे। लास्ट सवाल क्या है? प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल। सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल, ये जहां पर भी 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल आ जाए, ये हमेशा क्या प्रेफर करते हैं? क्या प्रेफर करते हैं? प्रिफर एलिमिनेशन। जहां पर भी 2 डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल आ जाए, प्रिफर एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन। प्रिफर एलिमिनेशन ओवर सब्स्टिट्यूशन ड्यू टू हाई स्टेबिलिटी ऑफ देयर कार्बोकेटायन। Due to high stability of their carbocation and therefore alkenes are formed। इनमें हमेशा एलिमिनेशन होता है सब्स्टिट्यूशन के बजाय, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? एल्कीन बन जाएगा ईथर के बजाय। 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल्स always prefer elimination over substitution due to high stability of their carbocations, therefore alkenes are formed, not ethers। ये सवाल एग्जाम में कई बार आ चुका है। कीवर्ड लिखना है, कीवर्ड, कीवर्ड्स पर ध्यान देना है बच्चों। कीवर्ड्स नहीं लिखोगे तो आंसर नहीं मिलेगा। कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक बात है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नोट कर लिया ना? नोट कर लिया? नेक्स्ट स्टेप क्या है? मैं सोचा आज खत्म कर दूंगा, फिर भी मुझे लगता है एक वीडियो में, मैं चाह रहा था छोटी वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एट डेप्थ जो चेन वाले ए गिव बी गिव सी, इस तरह कुछ सवाल कर लेंगे और इसी के साथ बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली एक एक छोटे से छोटा नगेट हम लोग ऑर्गेनिक में पूरा कर लेंगे। और मुझे उम्मीद है ये रीजनिंग बेस्ड वीडियो, ये पिछले चारों वीडियो से ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसमें स्ट्रेट अवे हमने कम से कम, अगर सवाल मैं आपसे मिलूंगा जिस दिन बोर्ड का पेपर होगा, ये वीडियो बैकग्राउंड में चल रहा होगा और मैं यही स्लाइड चल रही होंगी और मैं दिखाऊंगा कि ऑर्गेनिक पार्ट 5 में मैंने ये सवाल कराए थे और सारे ऑर्गेनिक के पार्ट से दिखाऊंगा। अगर आपके ऑलमोस्ट 25 से 30 नंबर इन्हीं वीडियो से उठा करने आए, इन्हीं क्वेश्चंस में से नहीं आए और आज के वीडियो से स्पेसिफिकली 7 से 8 नंबर नहीं आए, तो शिवार्थ सर का वायदा टूट जाएगा। एंड गेट बैक टू मी एंड से सर आपने कहा था नहीं आए, 100% आएंगे बेटा, यही आएंगे एकदम हूबहू या एकदम इससे मिलते जुलते, ये मेरा वायदा है। मैं जानता हूं थोड़ा लंबा हो गया है वीडियो, होपफुली आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा, थोड़ा आपको मजा भी आया होगा, लेकिन ज्यादा मजा का स्कोप नहीं था क्योंकि आई वाज बहुत तेज रफ्तार से मैं खत्म करने के चक्कर में लगा हुआ था, क्योंकि ये टाइम बहुत हाई टाइम है। जाते आते वही बात, एक बढ़िया सा कमेंट, एक बहुत बढ़िया सा फीडबैक जरूर भेजिए ताकि इससे हमारी थोड़ी हौसला अफजाई हो जाए। वी फील गुड, वी फील दैट आर हार्ड वर्क, आर जो भी हम काम कर रहे हैं मेधा के प्लेटफॉर्म से, मेधा रीडिफाइंड के, दैट इज गेटिंग टू द गाइज वी नीड। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हैं इस चैनल पर, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आइकन दबा दीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा दीजिए। आजकल हम लोग कुछ लाइव वीडियोस भी कर रहे हैं, जल्दी ही मैं 12th क्लास के लाइव सेशंस भी लेकर आऊंगा बोर्ड से पहले ही। तब तक शिवार्थ और मेधा रीडिफाइंड की तरफ से सबको बाय बाय, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, बाय, सी यू गाइज, बाय।